नमस्कार। चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव पांडे। हम इस वक्त मौजूद हैं मिर्जापुर लोकसभा सीट पे और बेहद ऐतिहासिक स्थल घंटाघर पे मैं मौजूद हूं इस वक्त। जेके न्यूज़ की टीम लगातार जिलेवार आपको बता रही है कि आखिरकार 2024 का चुनावी माहौल क्या है। इस चुनावी चौपाल में आज हम पहुंचे हैं मिर्जापुर, और मिर्जापुर में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी से राजेश भारती जी हैं और बसपा से सद्दाम जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चुनावी चौपाल शुरू करने से पहले एक बार कैमरा पर्सन से अपील करूंगा कि आम जनता भी हमारे साथ जुड़ रही है इस चुनावी चौपाल में। जिनके सवाल होंगे अपने प्रत्याशियों से, प्रत्याशियों का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं उनसे। सबसे खास बात, माँ विंध्यवासिनी देवी का यह गढ़, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ मिर्जापुर शहर अपने आप में तांबे के लिए और कालीनों के लिए बेहद फेमस है। जाहिर है कि मिर्जापुर पे एक वेब सीरीज भी बन चुकी है और वो भी सुपर डुपर हिट रही। फिलहाल बातचीत करते हैं और शुरुआत करते हैं बसपा से। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, जो आप मिर्ज़ापुर में हमारे यहाँ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सद्दाम जी, मुद्दों पर बात करेंगे। चुनावी मुद्दे क्या हैं? क्या विकास हुआ मिर्जापुर में? आपके यहाँ से सांसद रही हैं अनुप्रिया पटेल 2 बार की। कितना विकास देखने को मिला? सबसे पहले मैं अपने बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मिर्ज़ापुर में 10 वर्षों में कोई कार्य नहीं हुआ। आप आए होंगे, शहर का हालत देखे होंगे। जनता को क्या चाहता है? जनता को चाहता है सड़क, बिजली, सुरक्षा, स्वास्थ्य। ये 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी अपने वादे पे सफल नहीं हो पाई। आप देखे होंगे 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। इस प्रदेश की, जो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की, बहन जी के शासनकाल में आप देखे होंगे स्वर समाज को सम्मान मिला। स्वर समाज को जन कल्याणकारी के रूप में मिर्जापुर सहित प्रदेश में जितना ही भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष में कार्य नहीं कर पाई 25%, उतना बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार बनी। बहन कुमारी मायावती ने चौथी बार 2007 से 12 सरकार में आप देखें विकास कार्य, नदियां बहा दी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कानून द्वारा कानून का राज था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, किसानों के हित की बात होती थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, सफाई कर्मी के लेके, पुलिस विभाग के लेके, कलेक्टर, तमाम पक्की नौकरियां बहन जी ने देने का काम किया था। तमाम योजना बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थी। अपराधी या सलाखों के पीछे रहते थे या फिर प्रदेश छोड़ के भागते थे। अब इस बार 10 वर्ष में जो हमारे आम जनमानस है, तो हमारी मिर्जापुर की जनता मनीष त्रिपाठी जी को, जो मिर्जापुर प्रत्याशी हैं, उनको पूर्ण बहुमत से जिता करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश के प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और बहन जी इस प्रदेश प्रधानमंत्री बनेंगी देश की, तो भ्रष्टाचार, अपराध, भय मुक्त इस देश में खत्म हो गया। ये लोग अपराधी देश छोड़ के भागेंगे या फिर सलाखों के पीछे होंगे, या फिर अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। आप ही की पार्टी से शुरुआत हुई थी अपराधीकरण की। खैर, समाजवादी पार्टी से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, कितना विकास आपने देखा अब तक मिर्जापुर से? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। मिर्जापुर 10 साल से श्रीमती अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। मिर्जापुर में बेरोजगारी चरम पे है। मिर्जापुर में जो मेरा आधार था, पत्थर उद्योग, पीतल उद्योग, पूरी तरह से कालीन उद्योग पिट गया है। आज पीतल उद्योग बैठ गया है, मिर्जापुर पहचान खतरे में है। कालीन उद्योग पिट गया है, हमारे बुनकर कलाओं संस्कृति खतरे में है। एक पत्थर उद्योग के माध्यम से हमारे लेबर किसी तरह से जीविकोपार्जन करते थे, वह भी अपने पेट पालने में मुसीबत आ गई। हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे जनता की आवाज में लेकर के आया हूं। समाजवादी पार्टी मिर्जापुर का स्थानीय हीरो, स्थानीय नेता को प्रत्याशी बनाकर भेजा है। लोकप्रिय रमेश बिंद को प्रत्याशी बनाया। मुझे विश्वास है मिर्जापुर की जनमानस, मिर्जापुर की आवाज बहुत भारी मतों से उनको जिताने जा रही है। यही रमेश बिंद थे जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अब सपा में चले गए। पहले बसपा में भी थे। सबने अपना अपना आधार रखा है। आपने सुना सबको किस तरीके से संस्कृति खतरे में है।
राम मंदिर के मुद्दे को आप लोग भुना रहे हैं, इसी के बल पर वोट ले रहे हैं। क्या मोदी लहर 400 पार कर पाएगी इस बार? 200% मैं कह रहा हूं कि 400 पार जाएगी। क्यों? पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं, हमारे साथियों ने जो बात कही, यहाँ से 2 से लेकर 17 तक सपा की और बसपा की सरकारों को मिर्जापुर ने देखा है, ये किसी से छिपी नहीं है। 17 के बाद से भी यहाँ के लोग सरकार को देख रहे हैं। जैसा अभी आया है कि सुशासन की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, तो वो मुझे तो वही नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या मैं इनसे कहूँ कि ऐसे ऐसे मंजर अब आने लगे हैं, लोग गाते गाते अब चिल्लाने, कोई मुद्दा तो इनके पास बचा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। मैं मित्रवर गौरव जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, केवल विकास के माध्यम, केवल विकास का मैं रिपोर्ट कार्ड यहाँ पढ़ दूं तो उतना ही पर्याप्त है भाजपा को चुनाव जिताने के लिए। चलिए विकास का थोड़ा रिपोर्ट कार्ड पढ़िए, क्या क्या हुआ है इस सीट? 70 वर्ष 50-60 वर्ष पहले क्या था यहाँ और आज 10 सालों में क्या हुआ, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं रखना चाहता हूँ, इन्होंने कहा स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला, यहाँ विश्वविद्यालय खुल रहा है, यहाँ माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन चुका है, यहाँ 6 लेन पुल बनने जा रहा है। मिर्जापुर का कोई भी ऐसा रोड नहीं है जो 4 लेन न हुआ हो, अगर नहीं हुआ है तो उस पर काम लगा हुआ है। अब रह गई बात, इन लोग शहर की बात कर रहे हैं, तो मान्यवर इनको भी ये समझ में आना चाहिए, जब अमृत जल योजना चल रही हो तो निश्चित है घर घर जल योजना नल पहुंचाई जाएगी, तो सड़क टूटेगी, बिना सड़क तोड़े हुए ही ये पहुंचाना असंभव सी बात है, असंभव। तो जब विकास होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है, ये बात इनका कहना। ये कितना विकास देखने को मिला है, आप देख रहे हैं, सुना आपने उनको? मिर्जापुर में इनके पूर्व की सरकारें ने यहाँ पे बंधे दिए, हॉस्पिटल दिए, और इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात किया है। मेडिकल कॉलेज पहले से प्रस्तावित था, मेडिकल कॉलेज तो दे दिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कोई सुविधा नहीं दिया। आज भी रिफर हो रहे हैं, 2 रिफर VHU, 2 रिफर आगे। लगातार मेरे पब्लिक यहाँ पे पीड़ित और परेशान। मिर्जापुर को जो मेरा मूल आधार था, पहचान था मित्रों, मैं मिर्जापुर की आवाज कह रहा हूँ। यहाँ का पत्थर खदान मेरे सब बंद हो गए, पर्यावरण के नाम पे उन मजदूरों को बेरोजगार कर दिया गया। पीतल उद्योग, मेरा मिर्जापुर की गौरव थी संस्कृति, उसको नष्ट कर दिया गया। मेरी कला संस्कृति पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोलती थी, कालीन उद्योग, वह कालीन उद्योग पिट गया। इनके सरकारों के अंदर ये हमारे बच्चे मिर्जापुर पलायन कर रहे हैं। और तो और मिर्जापुर के बच्चे GST शिक्षा में आ गई, हाई एजुकेशन में, इंटर कॉलेजों में स्कॉलरशिप 5-6 साल से नहीं आया। 5-6 साल से स्कॉलरशिप जो नहीं आया, मिर्जापुर KB PG कॉलेज और बिन्यानी डिग्री कॉलेज के छात्रों ने छात्रवृत्ति की मांग के, इनके वर्तमान कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी ने उन बच्चों को अपमानित किया है, उन बच्चों को धक्का मारा है, पुलिस के हवाले किया। हमारे बच्चे किसी तरह माँ बाप पेट काट कर पढ़ा रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिली, हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो हमको सजा मिलेगी। नौजवानों का अपमान आशीष पटेल जी ने किया है। अनुप्रिया जी ने यहाँ की मतदाताओं का वोट लेकर के यहाँ का विकास को रौंदा, इसका बदला आने वाले मिर्जापुर के लोग लेंगे। भाजपा से एक सवाल है, ये रमेश बिंद को आखिरकार क्या वजह आन पड़ी जो आपको दरकिनार करके भागना पड़ा? देखिए, पहले ये बसपा में थे, बसपा से ये भाजपा में आए, भदोही के सांसद भी हुए, और जब इनको टिकट नहीं मिला तो आए थी, तो सपा वालों ने खड़ा कर दिया, तो देख लेंगे वो भी चुनाव लड़के। टिकट क्यों नहीं मिला? टिकट आपके यहाँ तो सर्वोच्च पार्टी डिसाइड करती है, शीर्ष नेतृत्व तो डिसाइड करता है। बिल्कुल करती है, इसलिए कि इनका रिपोर्ट कार्ड जो था वो कहीं से भी किसी भी एंगल से सही नहीं था, इसलिए भाजपा ने इनको नहीं दिया टिकट। उनके स्थान डॉक्टर विनोद को दिया, जो चुनाव लड़ रहे हैं भदोही से। भाई रिपोर्ट कार्ड भी तो होनी चाहिए ना। मैं अनुप्रिया की बात इसलिए कर रहा हूं कि उनका रिपोर्ट कार्ड, हम कहना किसी को चाहे जो कह लें, लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड साल दर साल बढ़ता ही चला गया। पांडे जी, मैं आपसे कह रहा हूं गौरव जी कि आप 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में आप खुद भौतिक सत्यापन कर सकते हैं कि कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। हजार करोड़ रुपए, रेलवे स्टेशन की मैं बात नहीं कर, रेलवे स्टेशन विंध्याचल रेलवे स्टेशन, मिर्जापुर रेलवे स्टेशन बनाए, उधर बनाए, मैं उस पर बात नहीं कर। चलिए, पब्लिक भी खड़ी है, जनता खड़ी है, आप खुद पूछिए। 5 काम क्या किया अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में? 5 काम क्या किया? पहले नाम मेरा नाम राजू गौड़ है।
राजू गौड़ जी, सवाल किससे है, क्या पूछना चाहते हैं? हमारा सवाल भाजपा से है कि उन्होंने हम लोगों का गौड़ जाति का 4 साल से जाति प्रमाण पत्र रोक के रखा है, नहीं बना। स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा? हमारे बच्चे बनारस में पढ़ रहे हैं, भरा गया, नहीं मिल रहा है। और बनने के लिए 4 साल से शासनादेश योगी जी का हमारे पास रखा हुआ है कि ये बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन रहा है, रोक के रखी गई है। क्यों? बताइए भाई तिवारी जी, गौड़ साहब का सवाल है। भाई ऐसा है कि ये नीतिगत मामला है। नीतिगत मामला कह के टालिए नहीं इसको, सामने से सवाल है, इसका सीधा जवाब। नहीं कि सवाल है तो जवाब तो दे रहा हूँ। शायद हमारे गौड़ जी को मालूम नहीं है, कल का अखबार भी इन्होंने नहीं पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा है गौड़ जी तो कल का अखबार पढ़ लीजिए। जिला अधिकारी की तरफ से एक वो आदेश जारी किया गया है कि 5 विधानसभा क्षेत्र के किन किन गाँवों के लोगों को, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। किन किन लोगों को, किस किस गांव के लोगों को ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये जिलाधिकारी की तरफ से कल ही हुआ है। अगर इन्होंने इनका ये पूछना है कि 10 साल में आपने क्या किया, 4 साल में नहीं हुआ। बसपा से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए। गौड़ साहब का सवाल है, आज तक स्कॉलरशिप नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी जनता की विश्वास से 10 वर्ष आई है। ये पहले 5 साल आए, फिर कहे मुझे 60 दिन का मोहलत चाहिए। ये 5 साल बिताए, 10 साल बिताए। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ धोखा किया, गुमराह किया। ये किस किस मुद्दे पे आए थे? ये कहे थे हम 15 लाख खाते में देंगे। 15 लाख खाते में नहीं दिए, पर जो गरीब हमारे ठेले खुमचे वाले थे, जो 500 में खाता खुलवाए थे, उन्होंने लूटने का काम किया। ये कहते हम काला धन लाएंगे, काला धन तो नहीं लाए। ये विदेश में अडानी अंबानी को अपने देश का पैसा, सफेद धन भी भेजवाने का काम किए। ये कहते महिला सुरक्षा की बात करेंगे। इन्हीं के सांसद विधायक अधिकतर महिला के साथ दुराचार अत्याचार में पकड़े जाते हैं। तीसरी बात, ये कहते हम पक्की नौकरियां हर वर्ष 2 करोड़ देंगे। ये पक्की नौकरियां नहीं दिए। हमारे माताओं बहनों, हमारे भाइयों के साथ उनके पेट पे शिक्षा मित्रों को पेट पे लात मारने का काम इन्हीं सरकार ने किया। इन्होंने जनता के साथ धोखा के सिवा कुछ नहीं किया। चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम जातिवाद विशेष भाव में चुनाव लड़ते हैं, पर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, शिक्षा। अगर आप 5 किलो राशन दे रहे हैं तो 5 किलो राशन आप शिक्षा फ्री में दीजिए। शिक्षा का फ्री में देंगे तो लड़का पढ़ेगा, लिखेगा, तैयारी करेगा, नौकरी पाएगा, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। कहेगा माँ मैं अपने शिक्षा से, अपने तैयारी से एक नौकरी पाया, अब माँ मैं घर बनवाया, माँ मैंने गाड़ी लिया। आपके 5 किलो राशन से साल भर में 12,000 रुपया देंगे तो वो क्या होगा? ये गुलामी बना रहे हैं ना। सद्दाम जी का जवाब दीजिए भाई तिवारी जी, क्या कह रहे हैं? शिक्षा वृत्ति नहीं दी, बता रहे हैं राशन देने से, सिर्फ घर चलाने से कैसे काम चलेगा? शिक्षा के लिए मैंने आपसे पहले ही बताया, जब किसी के घर जाके शिक्षा तो दी नहीं जाएगी। शिक्षा के लिए उसे विद्यालय में ही तो आना होगा। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि किसी के घर जाके कोई शिक्षा दे दे, जैसे सद्दाम भाई कहे कि मेरे बच्चे ने, अरे आपके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जब स्कूलिया में भेजोगे तब न पढ़ेंगे, तो स्कूल में तो भेजोगे नहीं। रह गई शिक्षा पे बात, मैंने आपसे कह दिया कि 70 वर्ष में जो नहीं हुआ था विश्वविद्यालय, विंध्य विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ हुई कि नहीं हुई, तो शिक्षा के लिए ही हुआ। अब ये बात, वो बात करने लगे हैं कि शिक्षा का स्तर गिरा है। जो कौन बात कर रहा है, सुन रहे हैं? इन्होंने कहा शिक्षा का स्तर गिरा है। बारे भैया वाह, मुलायम सिंह के जमाने में बड़ा भारी शिक्षा का स्तर हो गया था, इतना बड़ा स्तर हो गया था कि कॉपी लिख रहे थे, वो बात कर रहे हैं। सुपुआ बोले तो बोले, चलनिया बोले, जगह 36 चचे। आप क्या बोलोगे? क्या क्या कह रहे हैं? आज की तारीख में देश का संविधान खतरे में है। SC ST को गुलाम बनाने को आरक्षण खतरे में है। निजीकरण के बहाने नौजवानों के अधिकार छीने जा रहे हैं। बच्चे गरीब, ठेला लगाने वाला, खुंचा लगाने वाला, लेवरी करने वाला अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन इन्होंने शिक्षा में GST 18% ला करके पेन, कलम, कापी, किताब, गाइड महंगा कर दिया। इतने महंगे कर दिए कोई अपने बच्चे पढ़ा नहीं पा रहा, जेब कट रहा है। ये गरीबों को पढ़ाई नहीं पसंद है, गरीबों को चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं पसंद है, गरीबों के पेट में अनाज न जाए। नमक से लेकर आटा, दाल, हर चीज महंगा कर दिए, जीना दूभर कर दिए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के तानाशाह की जवाब आम जनता खड़ी होकर दे रही है, दावे के साथ दे रही है, इनको नकार रही है। यह 200 के अंदर सिमट रहे हैं, सत्ता से बाहर हो रहे हैं। बड़ी बात है, 200 के अंदर सिमट रहे हैं। हम लोग हैं, बात करते हैं इनसे।
किससे सवाल है आपका? आपका नाम क्या है और किससे सवाल? जी, मेरा नाम सूरज यादव है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल है। पहले के डाकू जो है जय भवानी करके लूटते थे, आज के लोग जय श्री राम करके लूट रहे हैं। ये लोग बतावें, ये शिक्षा का, अगर भी शिक्षा की बात कर रहे हैं, मिर्जापुर में बताइए कितने यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाया, और इन्होंने जो जितने भी हमारे पूर्व के व्यवसाय थे सब बंद कर दिए। और ये लोग जो है जय श्री राम नाम बोल के जो है लोगों को जो है लड़ाई झगड़ा कराने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बार पूरे भारत की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। समुदायवाद का आरोप लग रहा है कि आप जय श्री राम का नारा लगा करके देश को लूटने का काम कर रहे हैं। ये सवाल है उनका, जवाब दीजिए। अब क्या इसका जवाब दें? उनका तो एक सवाल ये भी है, उन्होंने ये सवाल ही कहा मिर्जापुर में कितने विश्वविद्यालय खुले। अब आप समझ लीजिए कि उनका अध्ययन का स्तर कितना है। आप इतने से समझ लीजिए कि वो किस अध्ययन की बात कर रहे हैं। कि इन्होंने कहा कि हमारे सपा के मित्र ने कहा कि वो नहीं मिला है, उसको क्या कहते हैं, वजीफा, छात्रवृत्ति वजीफा। इनको मालूम, जब किसी को, मैं जुबली कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में आप यहाँ से बोल रहा हूँ, तो कम से कम शिक्षा में जो हो रहा है मुझसे ज्यादा तो कोई नहीं जान रहा है। तो मैं आपके डंके के चोट पे कह रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि हर छात्र को मिला है जो वो प्राप्त करने की योग्यता रखा है। छात्र को छात्रवृत्ति मिली है, पब्लिक है और लोग हैं, और लोगों से भी जानते हैं। क्या सवाल है, क्या नाम है आपका और किससे सवाल है? रुपेश यादव नाम है मेरा। मैं सवाल करता हूं समाजवादी पार्टी से, जो आज कह रहे हैं कि माफिया और लूट। आपको पता होगा 2014 में समाजवादी पार्टी की कितने माफिया थे, कितने लूट थे। यही सरकार माफिया के साथ मिलके कब्जा कराती थी जमीन, यही सरकार माफिया से मिलके कब्जा कराते थे किडनैपिंग। आज माफिया मिर्जापुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में माफिया और कब्जा करने वाले कोई दिख रहा है इस योगी के सरकार में? कोई नहीं दिख रहा है। कोई कह दे कि माफियागिरी पूरे उत्तर प्रदेश में है तो हम मानते नहीं है। कोई कह दे किडनैपिंग हो रहा है, नहीं। यही 14 में मुलायम सिंह सरकार में क्या होता था कि ये देखिए किसकी जमीन कब्जा कर लो। चलिए, ये सवाल है आपसे, समाजवादी पार्टी के समय पे माफिया राज था, गुंडा राज था। ये सवाल है उनका कि अब तो लॉ एंड ऑर्डर पे सुरक्षा। मानता हूँ अतीत में जो कुछ था, इनके दुद्धी के विधायक ने बलात्कार में जेल के विधायक। आप ये मानते हैं अतीत में समाजवादी पार्टी के साथ माफिया और गुंडे शामिल? वह लोकतंत्र की शुचिता जो भी रही हो, उसके कारण बीजेपी को लाया गया। बीजेपी ने माफियाओं को, मिर्जापुर कसगम माफियागिरी नहीं थी, मिर्जापुर को माफिया के हवाले भाजपा ने कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं का निर्णय, उनके भविष्य का निर्णय कोई माफिया लेता है। मिर्जापुर माफिया के हवाले कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कहा मिर्जापुर के अच्छे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान है। यह माफियाओं को हवाले के। दुद्धी का विधायक बलात्कार में गया, प्रधानमंत्री जी का बीएचयू वाराणसी महिला के लड़की के साथ, छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निकले। मिर्जापुर में आयोजित जो घटनाएं घट रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में दावे का जितने लुच्चे लफंगे क्रिमिनल थे वो आज भारतीय जनता पार्टी चोला पहन लिए और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बसपा पर आरोप है, लगातार विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि जितने भी आपके यहाँ से कैंडिडेट उतारे गए, क्या वजह पड़ी? जौनपुर से धनंजय सिंह के बाद उनकी पत्नी का टिकट काट दिया, अमित शाह के साथ बैठ के मीटिंग करनी पड़ रही है। क्या वजह है? जब आपकी गठबंधन में नहीं है, आप अलग हैं, चुनाव अलग लड़ रहे हैं, तो कैंडिडेट्स के चुनाव करने में इतना समय क्यों? और जब चुन रहे हैं तो उनके टिकट क्यों काट रहे हैं? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मान्यवर बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने धनंजय सिंह की पत्नी को पहले ही टिकट दे दिया था, उन्होंने नामांकन कर दिया था। वो नामांकन कर चुकी थी। रातों रात दबाव आता है कि धनंजय सिंह पत्नी कहती है, धनंजय सिंह कहते हैं हम चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं। उत्तर प्रदेश में इनके गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, किसी दबाव नहीं है। धनंजय सिंह का बयान आया था, उन्होंने असमर्थता नहीं से। 1 बजे रात टिकट का श्याम सिंह यादव को जीता। 1 बजे रात श्याम सिंह यादव जो वर्तमान सांसद थे, बहन जी ने फोन किया कि सांसद जी आप कल नामांकन करेंगे। आपका तो सोच अलग था कि वहाँ सांसद अपना पर्चा वापस ले रहे, निर्विरोध हो जाए। तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती बहुत जहाँ आगे सोच लेती हैं कि हमारा सांसद जो वर्तमान सांसद था उनका टिकट काट के धनंजय सिंह को सम्मान दिया था। पर धनंजय सिंह किसी दबाव में आकर के कहे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। या बयान देखे होंगे और मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं तो आपको अभी दिखा दूंगा। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती श्याम सिंह यादव जी को जो सांसद थे उनको कहे कल जाके नामांकन करिए। कल श्याम सिंह नामांकन किए। अगर यह तो आपकी सोच थी
वहां बहुजन समाज पार्टी यहाँ भी हो रही थी। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इंडिया गठबंधन पार्टी हो, ये सब मिल करके पूरे प्रत्याशी उतारे हैं, पर बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरे नंबर पार्टी है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस देश में 543 सीट पे अकेले दम पे लड़ रही हैं, और हमारी जनता से गठबंधन है, ना कि किसी पार्टी से गठबंधन है, हमारा जनता से गठबंधन है। जनता से गठबंधन है। आपको ये ट्राईसाइकिल मिली हुई है, आप क्या किसी पार्टी के सपोर्टर हैं कि क्या आप यहाँ कार्यक्रम देखने आए? नहीं, हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसारक हैं। ये तो कह रहे हैं लोग राम का नाम लेकर के लूटने का काम हो रहा है। हाँ, तो वो जय भवानी का नाम लेकर लूटा करते थे ना। तो सुनिए, अगर मोदी जी का विकास ही देखना है तो देखिए, हम लेकर गाड़ी चल रहे हैं। पहले की सरकार में हमको हाथ से चलाने वाली गाड़ी मिलती थी, बहन अनुप्रिया पटेल जी और मोदी जी के माध्यम से ये गाड़ी बैटरी वाली मिली है, चाबी लगा। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भाई साहब बता रहे हैं कि इतने सालों से ट्राईसाइकिल नहीं मिली थी, हाथ से चलाने वाली साइकिल मिली थी, मगर अब इनको ये साइकिल मिली। ऐसा नहीं है, ये सरकार की योजनाएं होती हैं। विकलांगों को ट्राईसाइकिल हर सरकारों ने दिया है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता तो अखिलेश मुलायम सिंह ने दिया था, बेरोजगारी भत्ता दिया था। ट्राईसाइकिल जो है हर वर्ष सरकार की योजना ट्राईसाइकिल बांटती है, उसी क्रम में इन्होंने बांटा है, कोई अपनी तरफ से नहीं बांटा है। लेकिन जो सरकार की विधवा वृद्धा पेंशन है वो आज भी नहीं मिला है। नौकरियां चौपट हो गई, संविदा के आधार पे नहीं, अब पेटी कंट्रैक्ट रखे जा रहे। मेरा मिर्जापुर का बेटा पढ़ाई लिखाई करने के बाद वार्ड का इंतजार कर रहा है, एज एक्सपायर हो गया, वह पलायन कर रहा है। चलिए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं मिर्जापुर से। फिलहाल हम आपके साथ लाइव प्रसारण दे रहे हैं। फिर से एक बार स्वागत है आपका चुनावी चौपाल में। तमाम लोग हैं, इस वक्त हम मिर्जापुर में हैं और खासकर व्यापारी वर्ग से सवाल लेते हैं जनता के बीच से। सर इधर आ जाए, क्या नाम है आपका और व्यापारी वर्ग के लिए विशेषकर क्या हुआ है सरकार में? मेरा नाम शैलेंद्र अग्रहरी है। जहाँ तक व्यापारियों के लिए आप काम की बात करेंगे तो इस सरकार में प्रारंभ में हमें ये दिखा था कि ज़रूर कुछ काम होगा, कुछ ऐसे ऐलान हुए थे और कुछ काम भी हुए, मुद्रा योजना वगैरह कुछ काम आए। लेकिन सरकार ने धीरे धीरे जिस तरीके के कानून बनाना शुरू किए, चाहे वो जीएसटी में लगातार हो रहे कानूनों में जिस तरीके से व्यापारियों का गला दबाया गया, वो ज़रूर व्यापारी समाज को पसंद नहीं आया। अभी हाल ही में पिछले साल जुलाई में एक कानून लाया इस सरकार ने, पीएमएलए से जीएसटी को जोड़ दिया। पीएमएलए के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे। पीएमएलए कानून से जीएसटी को जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक संकेत थे। तत्काल गिरफ्तारी, जीएसटी, भाई जीएसटी में चूक होंगी। जब सरकार 1000 चूक कर रही है तो व्यापारी कैसे सारी चीजें एक बार में सही कर सकता है? तो पीएमएलए को जीएसटी से जोड़ना यह बहुत ही बड़ा खौफनाक कदम था, जो अभी भी है बना हुआ। मुझे लगता है कि सरकार को उसे वापस लेना चाहिए था। और पीएमएलए में गिरफ्तारी के बाद कब जमानत होगी इसकी खबर किसी को नहीं होती है। सालों साल लोग, व्यापारियों में भी कहीं ना कहीं रोष है। ये सवाल है सीधे तिवारी जी से पूछ लेते हैं। पीएमएलए को जीएसटी से जोड़ दिया, उसमें गिरफ्तारी का कानून है, क्यों? शैलेंद्र जी से पूछिए कि एक भी कोई गिरफ्तारी हुई है, पहले यहीं से शुरू करिए कि एक भी गिरफ्तारी हुई है। ये जो भी कानून आता है वो कानून इसलिए आता है कि भाई आप सरकार ये है कि आपको एकदम खुली लूट तो देगी नहीं, कहीं न कोई तो नियंत्रण तो लगाया ही जाएगा। जब नियंत्रण लगाया जाएगा, कोई ऐसी नियंत्रण चीजें हों जिस पर आपको ऑब्जेक्शन है तो वो तो सरकार के यहाँ जाएगी। सरकार ऐसी तो है नहीं, लोक कल्याणकारी सरकार है, वो सबके लिए काम कर रही है। यहाँ तक कि गौरव जी, पीएम विश्वकर्मा योजना एक आई जिसमें यहाँ सब लोग खड़े हुए हैं। कोई ऐसा वर्ग हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो विश्वकर्मा हो, चाहे वो किसी भी धंधा करने वाला है, सबके लिए। अभी आप ट्राईसाइकिल की बात कर रहे हैं, पूरे मिर्जापुर में कोई भी एक ऐसा कुम्हार नहीं है
जो मिट्टी का काम करने वाला आदमी है, जिसको वो चाक इलेक्ट्रॉनिक चाक न मिला हो। मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ। सवाल ही ले लेते हैं, पूछ लेते हैं। कोई है कुम्हार? बात है, एक भी मैं भी विश्वकर्मा हूँ, मैं भी एक दूल्हा बात है। आपके है विश्वकर्मा समाज से आते हैं। 4 जून को नई सरकार आ रही है। 4 जून को आप देखिए एक नई सरकार आई है हिंदुस्तान में। अब बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है। अभी यही मिर्जापुर में 2014 में प्रधानमंत्री आए थे कि धुआं फेंकने के लिए चुमरी में, खुद भी धुआं नहीं फेंका। नहीं है उद्योग हुआ, नहीं है कारखाना है, बेरोजगारी है एकदम सीमा पर। सवाल जिससे है आप उससे पूछिए। अपना नाम बताइए पहले। अपना मेरा नाम गौरव केसरी है। मेरा सवाल जो सत्ता में है, जो मुखिया है, उससे सवाल है। मेरा सवाल ये है कि 10 सालों का दिन हो गया, 10 सालों में ये सर केंद्र में है, कितनी मिर्जापुर में एम्प्लॉयमेंट आई, कितनी नौकरियां मिली? ये हर बार पेपर लीक, परीक्षा लीक। कम से कम मिर्जापुर के लिए तो आप विशेष कुछ करिए। इसका जवाब लेते हैं फिर आते हैं। उद्योग मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल और बता रहे हैं एक भी किसी भी तरीके से बेरोजगारी पूरी तरीके से है। मैं पहले कह रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। यही क्यों सपा तो चीख के कह रही है कि लगातार। अपने मित्र को कह रहा हूँ एक अंग्रेजी, आप उत्तर लीजिए। फर्स्ट डिजर्व। मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं आपके सवाल को ले रहा हूँ। आप थोड़ा पीछे हो जाइए, दूरी बनाइए। मैं आपके सवाल को ले रहा हूँ। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि ये पेपर लीक हो रहा है, ये लोग, इनका कहना अपनी जगह कुछ ठीक है, लेकिन मैं रोजगार पे सवाल, मैं हाँ उसी पर बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पूरे यूपी में अभी शिक्षा विभाग में एक नियुक्ति हुई है 64,000 केवल 3 महीने में हुई। जो रिकॉर्ड है, 70,000 शिक्षक भर्ती भी मामला लटका हुआ। नो 69,000 शिक्षक भर्ती पे क्या कहेंगे? 69,000 शिक्षक भर्ती की विसंगतियां दूर नहीं कर रहे हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। ये योगी जी हमारे नेता पूंजीपतियों के हाथ के खिलौना है, ब्यूरोक्रेट के खिलौना है। 69,000 शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं, उसकी परवाह नहीं है। मेरे नौजवानों का पेपर लीक करके एज एक्सपायर हो रहा है। बेरोजगार के बेवराज कभी नौकरी नहीं पाएंगे मित्रों। बहुत बड़ी संकट है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये जो आपने किया ये नहीं चलेगा। ये गलत हरकत है। कोई एक तो दूरी बना के रखिए। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आप दूरी बना के रखिए, अपना सवाल पूछिए, सवाल का जवाब मिलेगा। नहीं, क्या सवाल है सर आपका? क्या सवाल है? हमारा सवाल है, किससे सवाल है? किसी से सवाल नहीं, हम एक यहाँ की बात बता रहे हैं। चिल्लाने से कोई समस्या नहीं होती है। इतना विकास का कार्य जिले में हुआ है, अगर कोई पार्टी से आकर के ये बोले कि कुछ नहीं हुआ है, बोलने दीजिए। आप बात करने दीजिए। क्या नहीं हुआ है? चलिए फिलहाल हम अपने प्रत्याशी के पास आते हैं। बसपा से बात करते हैं। बसपा ने बताया, मैं आ रहा हूँ सर। जानवी भाई के जवाब दे रहे हैं। सुनिए। अरे मान्यवर, उनका बोलिए अपनी बात। आप अपनी बात बोलिए। वो कह रहे विकास हुआ था। इन्हीं की सांसद जो रमेश दुबे थे, ब्राह्मण समाज के, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मान दिया था। अब मिर्जापुर से 2007 में सांसद बने थे। नहीं देखिए, आपको मना करना होगा। अगर आपके ये कार्यकर्ता है या इस तरीके की हरकतें बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएंगी। आप किसी को नहीं यहाँ नारेबाजी नहीं करिए। आप समर्थक हैं, आपका सवाल लिया जाएगा। नारेबाजी नहीं करिए। जानवी भाई, आप आगे आ जाइए, आपके सवाल का जवाब लीजिए। आप आगे आ जाइए। आप इससे पहले 2007 में किसके साथ थे? रमेश दुबे के साथ थे। रमेश दुबे सांसद थे। सुनिए, व्यक्तिगत प्रहार नहीं करिए तमाम लोगों। लेकिन यहाँ की जनता को देख के ये महसूस हो रहा है कि इनमें रोष है, वर्तमान सरकार के खिलाफ रोष है। क्या वजह है, क्या काम हुए? कम से कम अपने रिपोर्ट कार्ड को सबके सामने रखिए। देखिए, रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अभी जो 64,000 वाली मैंने बात कही, आप बोलिए। 64,000 वाली जो मैंने बात की, वो इंटर कॉलेज की बात कही। वो 69,000 तो पहले हो चुका था। एक बात। दूसरी बात, रिपोर्ट कार्ड इनको जब कोई प्रायोजित भीड़ आएगी तो उसके लिए रिपोर्ट कार्ड और वो कौन सा कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा? आप मुझे बताइए। जब प्रायोजित भीड़ आप लेके आओगे
तो यही होगा। कौन लाया है प्राइवेट? ये इनके साथ आए हैं और किसके साथ? ये कह पाना थोड़ा गलत है। लेकिन देखिए आप अपना सवाल पूछिए। सवाल मैं सभी से कहना चाहता हूँ, सवाल पूछिए, ये गलत। आप सवाल पूछिए, इधर आइए, सवाल पूछिए। एक मिनट सर, मोदी आएंगे और सुनिए सर 2000 एक मिनट ये लोग मौका परस्त लोग सर 2014 में 3 लाख से जीत रहे चुनाव। 2014 में 2 बार राशन की लाइन में सबसे पहले यही लगते हैं, आयुष्मान कार्ड यही लेते हैं। चलिए ठीक है, आप सवाल करिए। सवाल किससे? सवाल, एक मिनट, सवाल हमारा ये है कि पहले इन लोगों की बात तो हमको समझ में आए तब न सवाल करें। जब देखिए ऐसे आप थोड़ा दूरी बनाइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने सवाल लीजिए, थोड़ी दूरी बनाइए, थोड़ी दूरी बनाइए, थोड़ी दूरी बनाइए, यहाँ से थोड़ी दूरी बनाइए। आप अपना सवाल पूछिए, आपके सवाल का जवाब देने के लिए ही यहाँ पर लोग हैं। आप अपने सवाल पूछिए, किससे सवाल है आपका? सवाल अभी करेंगे, पहले तो ये यहाँ पे शांति बनाइए। आप अपना सवाल पूछिए। हमारा सवाल हम कर रहे हैं, ये बताइए हमारा। आप अपना सवाल पूछिए, आपको नहीं पूछना है, किसी और से बताइए। सवाल 2014 में सर, 2014 में सर ये आए थे, कहते मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब सर 2014 के बाद गेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया। आम जनता से भी पूछ लेते हैं, आम जनता से भी पूछ लेते हैं, आम जनता से पूछ लेते हैं। किससे सवाल है आपका? नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, इस तरीके से कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। आप लोग चिल्लाहट करेंगे तो मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा शांत कराने का प्रयास करें। फिलहाल मुद्दों पे बात करते हैं। ये जो भी कार्यकर्ता आए प्लीज ये मत करिए। मुद्दों पर अगर बात करते हैं तो आपको क्या लगता है 400 पार का नारा क्या इस बार समर्थ होगा? यह इस बार 400 पार इनका सपना है। 1914 में जनता ने जनादेश दिया, वह जनता यहाँ आ करके आवाज बुलंद कर रही, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह मोदी जी तानाशाह से देश के, जिस तरह से मोदी जी दिल्ली से दबाव बना रहे हैं, उसी तरह से मिर्जापुर के भाजपा के लोग जनता की आवाज दबा रहे हैं। मेरा मानना है जनता का आक्रोश, जनता का गुस्सा इस सरकार के खिलाफ है। ये 200 के अंदर सिमट जाएगा, 400 पार का सपना अधूरा रहेगा। इस बार परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। किसान, नौजवान, महिला, बेरोजगार, महंगाई के नाम पे इनको परिवर्तन कर रहे हैं। किसान, जवान, नौजवान, सारी बातें कह दी हैं उन्होंने। मैं एक लाइन कह रहा हूँ कि इस बार भाजपा 400 पार करेगी, अनुप्रिया शुरुआत करेगी, अनुप्रिया शुरुआत करेगी, ये मैं कह के जा रहा हूँ। देखिए जनता में अपने आप सवाल पूछने का रोष है, सवाल लोग पूछना चाहते, बहुत देर से आप पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। आप किसी पार्टी के हैं? हम किसी पार्टी के नहीं है, ठीक है, जो भी हो XY सवाल है। पहले सुनिए, जो कोई अभी व्यापार के ऊपर टिप्पणी कर रहा था, GST कानून, ये कानून, उनसे कह दीजिए एक बार गूगल कर लें और देखें कि इंडिया में MSME के तहत कितने स्टार्टअप हुए हैं। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हुए हैं, जिसमें 305 से ज्यादा बिलियनियर बने हैं। ठीक है, 2 साल के अंदर। इनको बताइए ये 75 साल पहले नहीं हो सकता था? पूछिए, बताइए क्या सवाल है, किससे? थोड़ा पीछे होइए, पहले तो थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। थोड़ा पीछे होइए प्लीज थोड़ा पीछे होइए। हाँ, सवाल करिए, किससे सवाल है? पहले आप लोग शांत रहिए। हमारा एक सवाल यहाँ किसी नेता से नहीं है, हमारा सवाल आप भाई मीडिया वालों से है। मीडिया वालों से हमारा ये सवाल है कि हम जब भी टीवी देखते हैं, इस देश में सभी नेता हैं, राहुल गांधी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। और कोई सवाल पूछना चाहता है क्या? कोई सवाल किसी और? आप सवाल पूछिए, जिस मुद्दे पर यहाँ बात हो रही है वो सवाल कीजिए, पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं। सवाल है आप? नहीं है, चलिए। सर अगर ये सत्ता में आते हैं या कोई भी दल, चाहे भाजपा हो चाहे इंडिया गठबंधन, जल्दी पूछिए, सत्ता में आते तो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करेंगे? चलिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करेंगे अगर आपकी सरकार बनती है तो? ये सवाल सपा से बनता है, फिर बसपा से बनता है, फिर मैं आता हूँ आपके पास। जी, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या, पहले तो यही तय नहीं कर पाएंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे नेताओं के समन्वय कमेटी, संचालन कमेटी, भारत में पहली बार 30 लाख केंद्रीय सरकार की 30 लाख जो नौकरियां खाली है वह भरी जाएगी। महंगाई पे कंट्रोल किया जाएगा। अब मिर्जापुर का सांसद रमेश बिंद हो रहे हैं तो 63 UP 63 का मिर्जापुर की सीमा में कोई टोल प्लाजा नहीं देने होगा।
ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। टोल प्लाजा तो सरकार के अंतर्गत आता है, हम माफ कराएंगे। ये गलत और झूठा वादा है। क्या अगर सरकार बनती है तो किन मुद्दों पर आप आगे सरकार को ले जाएंगे? सरकार अगर बनती है तो हमारी नेता सबसे पहले शिक्षा पे विशेष ध्यान दिए हैं। शिक्षा अगर देंगी, फ्री शिक्षा देंगी तो जितने हमारे युवा रोजगार मतलब है तैयारी करेंगे, नौकरियां पाएंगे। तो स्वास्थ्य पे भी ध्यान देंगी, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगी तो सुरक्षा पे ध्यान देंगी, सुरक्षा पे ध्यान देंगी, विकास पे ध्यान देंगी। हमारी नेता स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, विकास पे ध्यान देती है, न कि भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनियों की तरह हिंदू मुस्लिम जाति धर्म पे बात करती है। हमारी नेता स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था में अगर बहन जी ने 2007 से 12 तक में दिखाया, पूरे देश को लोग जानते हैं। अगर उत्तर प्रदेश 2007 से 12 तक सरकार थी तो लॉ एंड ऑर्डर क्या था ये आप लोग जानते हैं, पूरी जनता जान रही है। देखिए सवाल ले लेते हैं, एक जनता से सवाल है, जेन्युइन सवाल पूछिएगा कोई। एक सवाल हम करेंगे। किससे सवाल है आप? मैं पीएम साहब से, बीजेपी वालों से पूछना चाहूँ, ये मैं एक सवाल बस कर रहा था। जब भारत के प्रधानमंत्री जब बने तो उन्होंने कहा था काला धन वापस लाएंगे। वो काला धन नहीं आया, लेकिन अगर श्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा जब वहाँ बने उन्होंने काला धन लाया, आर्थिक व्यवस्था में लाया। पीएम साहब ने ऐसा काम नहीं किया। इनके फंड में आ गया ना। चलिए, काले धन की वापसी का एक मुद्दा उठ रहा है, काले धन की वापसी का एक मुद्दा उठ रहा है। आपका डिबेट में ध्यान नहीं है, आप सुन नहीं रहे? सुन रहा हूँ। अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर ये काले धन वाला मुद्दा 2014 का है, जिसमें ये कहा गया कि अगर काला धन पूरा आ जाए तो हर व्यक्ति के यहाँ 15 लाख रुपया हो सकता है, ये कहना था। ये तो कहीं नहीं कहा गया, किसी ने ये बात नहीं की कि सबके खाते में 15 लाख जाएगा। ये बात तो एकदम बेईमानी वाली और ओथा वाली बात है, जिसकी कोई अर्थ नहीं है, न जिसका कोई औचित्य है, जो ऐसे प्रश्न उठाने वाले हैं। कह रहे काला धन वापस लाने, काला धन के नाम पर पूंजीपतियों से इन्होंने पार्टी चंदा ले लिया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, जनता का जवाब नहीं। जनता आक्रोशित है, जनता हताश है, जनता निराश है। जनता में एक लहर चल रहा है इनके खिलाफ, परिवर्तन का लहर। ये हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। इंडिया गठबंधन आ रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई पे नियंत्रण करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। मित्रों, ये इंडिया गठबंधन का नारा। आप सवाल पूछ चुके हैं, एक बार सवाल पूछ चुके हैं। आपका सवाल किससे? मेरा सवाल सर दोनों से। सर, अगर ये सरकार में आते हैं तो एजुकेशन में जो टैक्स लगाए, क्या टैक्स माफ करेंगे ताकि पढ़ाई सस्ती हो सके? बस एजुकेशन पे कौन सा टैक्स लगा एजुकेशन पे पहले तो ये हमें बताइए। सर 18% किताबों पे सर टैक्स लगे हैं, 18% जीएसटी रेट है। नहीं, जीएसटी कैसे माफ हो सकती है? जीएसटी का तो कानून ही बनाया अलग से। थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। क्या कह रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाह रहा हूँ, जो सांसद, विधायक, एमएलसी को पेंशन मिलता है, क्या हमारे सरकारी कर्मचारी को क्यों नहीं मिल रहा है? इनकी सरकार क्यों नहीं दे रही है? इनसे पूछिए, उनको भी मिलना चाहिए, उनका भी अधिकार है। जो सांसद, पूर्व सांसद, विधायक पूर्व को मिल रहा है पेंशन, तो हमारे कर्मचारी भी तो हैं, उनको भी। पुरानी पेंशन को लेकर के क्या कहना चाहिए? पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। हमारी सरकार करेगी? बिल्कुल बहाल करेंगे हम। मैनिफेस्टो में है आप? बिल्कुल, पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे। जातिगत जनगणना है, जिसकी जितनी आबादी उसकी हिस्सेदारी उतना देंगे, सबको खुशहाल करेंगे, सबकी झोपड़ी बढ़ाई में चिराग देंगे, भोजन देंगे, हम खुशहाली देंगे। ये मेरे मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के क्या है? मैंने पहले इनसे ये पूछ लीजिए कि सब इस अलायंस का, इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ी पार्टी जिसको कहते हैं कांग्रेस, उसने मैनिफेस्टो में लिखा है। मैं डलंके के चोट पे कह रहा हूँ, इनसे पूछिए। ये इनके कहने से हो जाएगा? वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हर चीज है मित्रवर। ये बात, पुरानी पेंशन की बात कांग्रेस भी कह के नहीं चल रही है। रह गई बात ये, और मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव राष्ट्रीय लेवल पर लड़े जाएं, राष्ट्रीय लेवल पर लड़े जाएं, चाहे जहां लेकिन लड़े जाएंगे। ये मिर्जापुर की धरती पे लड़ा जाएगा। और मिर्जापुर में इतना विकास हुआ है, इतने विकास हुए हैं कि जिस पर मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ। पुराने नेताओं, 122 साल पुराना ये घंटाघर है, ठीक है। 75 साल से कहाँ गए अंकल जी? एक थे, ये कह रहे थे ना, ठीक है। सुनिए, बात सुनिए, हम कमेंट नहीं करेंगे, सीधी 75 साल से, ऐसे मत करिए प्लीज। साल से इस घंटाघर को सर, ठीक है, जो भी बनवाया है बहुत यूनिक चीज है, पूरी इस पे स्टोरी है।
यूनेस्को नहीं घोषित करवाएं, ऐसी कलाकारी, ऐसी इसका घंटा इंग्लैंड से आया है सर, ठीक है। दूसरी चीज 2014 में यहाँ की बत्ती व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, पानी व्यवस्था कैसी थी, और हॉस्पिटलिटी में कितना मक्खी भिनभिनाता था वो कैसा था, ठीक है। आज के समय में अगर ये सरकार न होती तो जो ये अभी के समय में महिला अस्पताल टूटने का प्रस्ताव आ गया और वो नया बन रहा है, ठीक है। जो भी हो XYZ, ठीक है। और एक चीज सुन लीजिए, एक चीज और सर, 1962 के नगर पालिका स्थापित हुई है और जब से आई तो भाजपा के यहाँ के नगर पालिका 4 महीने कुछ भी विकास नहीं हो रहा है, जितना परिवर्तन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बतावे कि यूपी जब MP में सरकार इनकी मतलब चुनाव था तो ये लोग 400 रुपया गैस सिलेंडर कर रहे थे, यहाँ 1200 क्यों दे रहे थे? ये दोहरा मापदंड क्यों? चलिए एक आखिरी कमेंट आप तीनों से ले लेते हैं। कैमरा पर्सन से अपील करूंगा कि वो एक बार जनता को दिखा दे और उसके बाद हम एक आखिरी कमेंट लेंगे सभी से। आखिरी कमेंट में हमें बताएं मिर्जापुर की जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे कि आप इस बार 400 पार जा रहे हैं या नहीं, ये तो 4 जून को डिपेंड करेगा, लेकिन मिर्जापुर की जनता के हाथ क्या लगेगा अगर आपकी सरकार बन? मैं ये कह रहा हूँ, कमेंट है छोटे-छोटे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पिछले 10 सालों से विकास हो रहा है, ये विकास की गति और आगे बढ़ेगी। यहाँ तमाम रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। अभी यहाँ आपको मालूम होना चाहिए 1 विद्युत फैक्ट्री लग रही है, 2 विद्युत फैक्ट्री लग रही है, तो निश्चित है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ये आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगे। चलिए आखिरी कमेंट, 2-2 मिनट का कमेंट, आखिरी कमेंट, आपकी सरकार यदि बनती है तो मिर्जापुर वासियों के लिए क्या सौगात हो? मेरी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा धड़ा है, सहयोगी है। हम मिर्जापुर जनता के आक्रोश, उसका निर्णय का स्वागत करते हैं। मिर्जापुर जनता इस बार परिवर्तन में हमारा हिस्सेदारी, हमारा साथ दे रही। उनका आशीर्वाद, मिर्जापुर से हमारी जनता का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह से हम विजय की ओर जा रहे हैं। हमारी सरकार बन रही। मिर्जापुर के अरमानों के अनुरूप यहाँ पे पीतल उद्योग, पत्थर उद्योग, कालीन उद्योग को बहाल करने का पूरा काम करेंगे। ठीक है, एक आखिरी कमेंट बसपा से 2 मिनट का कमेंट दीजिएगा। अगर आपकी सरकार बनती है तो मिर्जापुर वासियों के लिए, आम जनता के लिए क्या मुद्दे रहेंगे, किस चीजों को देखेंगे? अगर मिर्जापुर में हमारे सांसद बड़े भाई मनीष त्रिपाठी जीत के जाते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनती हैं, तो मिर्जापुर में सबसे पहले फ्री शिक्षा सेवा का कार्य होगा। जो गरीब मजदूर हमारे असहाय लोग हैं, शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। जब वो संगठित हो जाएंगे तो तैयारी करेंगे, वो तैयारी कर लेंगे तो बहन जी, आदरणीय बहन कुमारी उनको नौकरियां देंगी, और जब वो नौकरियां करेंगे तो अपने परिवार पालन पोषण कर सकते हैं। सुरक्षा के मामले में आप जान रहे हैं, बहन जी ने जैसा सुरक्षा दिया, आज तक कोई प्रदेश या कोई देश का लोग सुरक्षा नहीं दे पाए। बहन जी शासनकाल में अनुशासन, प्रशासन बहन जी शासनकाल में देखने को मिला। चाहे वो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही, आदरणीय बहन कुमारी मायावती 4 बार सरकार में दिखा दिया गुंडा माफिया सलाखों की। ये मिर्जापुर की धरती है, मिर्जापुर की धरती है ये वो घंटा घर, बेहद खूबसूरत नक्काशी आप देखिए। एक लंबे समय से यहाँ का इतिहास रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ की कालीन और तांबे का काम बहुत प्रसिद्ध रहा है हमेशा से। ये आम जनता थी, मैं जिसको दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से अपील करूँगा, ये सब साफ तौर पे आए थे यहाँ मिर्जापुर के अपने लोगों से सवाल करने के लिए कि आखिरकार सरकार बनती है तो इनके मुद्दे कैसे हल होंगे। चूँकि तमाम वादे दावे किए तमाम पार्टियों ने, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, लेकिन आखिरकार उनके वादे और वो दावे कहाँ तक ज़मीनी हकीकत तक पहुँचे, ये आने वाले 4 जून को निश्चित हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सभी पार्टियां अपने दम भर रही हैं। आज की ये चुनावी चौपाल थी मिर्जापुर लोकसभा सीट से। फिर से मिलेंगे आपको किसी अन्य लोकसभा सीट से। फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जुबेर के साथ गौरव पांडे, मिर्जापुर।